खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक देश एक चुनाव, पीएम मोदी का यह आइडिया आज एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी ने इस पर हामी भरते हुए इसे आगे बढ़ा दिया है। यूपी सरकार में मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह की अगुवाई वाली 7 मेंबरान की कमेटी ने एक देश एक चुनाव को लेकर रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में यह सजेशन दिया गया है कि अगला आम चुनाव 2 फेजेस में सभी राज्यों और देश में कराया जाए। यह सजेशन ऐसे वक्त में आया है जब बाईपोल में अपनी जीत से बम यूनाइटेड अपोजिशन 2019 जीतने का दावा ठोक रहा है। खासतौर पर यूपी में 2014 चुनावों में मिले वोट के आधार पर एनालिसिस तो यह तक होने लगी है कि 73 सीटों से घटकर इस बार बीजेपी 20 तक पहुंच सकती है। उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खुद को बिहार में एनडीए का चेहरा बता रही है, जिस पर बिहार के दूसरे सहयोगी आंखें तरेर रहे हैं। रूठी शिवसेना को मनाने के लिए खुद कल बीजेपी चीफ अमित शाह मातोश्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या लोकसभा विधानसभा चुनाव कराने का योगी का सुझाव यूनाइटेड ऑपोजिशन का जवाब है? क्या सबका साथ दे पाएगा मोदी को मात? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। क्या अब की बार हार जाएगी मोदी हुकूमत? बीजेपी को अचानक क्यों आई साथियों की याद? क्या एनडीए के बगैर मोदी ब्रांड कमजोर है? क्या सबका साथ दे पाएगा मोदी को मात? कैराना जिमनी इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने अब गन्ना किसानों को खुश करने के लिए बकाया रकम 20,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बीजेपी को उम्मीद है कि फिर एक बार गन्ना लैंड में कमल खिलेगा। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी से नाराज चल रहे हरीफ जमातों को मनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अमित शाह की उद्धव ठाकरे से मुलाकात को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी के हलीफ जमात जेडीयू ने भी लोकसभा इलेक्शन के लिए सीट तकसीम को लेकर बीजेपी पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो वहीं एनसीपी सदस्य शरद पवार की जानिब से शिवसेना को साथ आने की दावत दी गई है। शरद पवार ने कहा, मुल्क में 1977 जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, जब अपोजिशन अजीम इत्तेहाद ने हुकूमत से इंदिरा गांधी को बेदखल कर दिया था। अपोजिशन को अब मंच पर आना चाहिए। एक दूसरे को जोड़ने के लिए कड़ी का किरदार मैं निभाऊंगा। शरद पवार ने भगवा पार्टी के खिलाफ अपोजिशन से एक स्टेज पर आने की अपील की और कहा कि वो इसमें इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। बीजेपी मुखालिफ जमातें कौमी सतह पर इत्तेहाद की कोशिशों को रफ्तार देती नजर आ रही हैं। अपोजिशन ने कहीं न कहीं एनडीए के खेमे में डर का माहौल पैदा कर दिया है। तिलमिलाई बीजेपी और इसके लीडरान के बयानात में भी तलखी का पहलू गालिब है। बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने अपोजिशन को उसामावादी सफ में लाकर खड़ा कर दिया है। माओवादी, जात परस्त, सामंतवादी और उसामावादी सभी एनडीए के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं, लेकिन तरक्की की बहती गंगा में अपनी रफ्तार से 2019 का मंजिल जरूर हासिल करेगी। वहीं योगी आदित्यनाथ हुकूमत के जरिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार होने की बात सामने आने के बाद मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को मुल्क के मफाद में बताया। इस देश के अंदर सभी चुनाव एक साथ हों, एक मतदाता सूची हो और हर वयस्क मतदाता को मतदान करने की पूरी स्वतंत्रता मिले। मंशा स्पष्ट है कि इस देश के हर उस वयस्क मतदाता को जो भारत का नागरिक है उसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति मिले। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम ये बात भी सुनिश्चित करें कि केवल चुनाव के नाम पर हमारे 5 साल न निकल जाएं। साइमल्टेनियस सिलेक्शन हो, ये देश के लिए भी बहुत अच्छा है और देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम है कि हर महीने, हर 2 महीने में, 3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और ये जो चुनाव होते हैं इसका बोझ देश की जनता के कंधों पर पड़ता है। मैं मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत आइडियल होगा देश के लिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, लेकिन इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को का कंसेंसस जरूरी है, आम सहमति जरूरी है। अब बीजेपी को 2019 में हार का डर सताने लगा है, इसलिए अब एनडीए में शामिल पार्टियों से मुलाकात का दौरा शुरू हो गया है। वहीं अपोजिशन के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए अब एक नया पैंतरा खेलने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात होने लगी है। अब सवाल यह है कि क्या सबका साथ दे पाएगी मोदी को मात? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो क्या सबका साथ दे पाएगा मोदी को मात? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज शेष नारायण सिंह साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ इस डिबेट का बड़ा अहम हिस्सा है। नवीन कुमार जिंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर सीपीआई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। निखिल मंडल साहब जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। और थोड़ी देर में अरविंद वाजपेयी साहब जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल नवीन आपसे, आज जो ये वन इलेक्शन वन नेशन का शिगुफा छोड़ा गया है, क्या इसके पीछे वजह ग्रैंड अलायंस है, महागठबंधन है? जिस तरह से यूपी के सीएम योगी ने आज इस बात को सामने रखा, क्योंकि यूपी में लगातार हार का सामना करना पड़ा, गोरखपुर, फूलपुर और फिर कैराना, आपने देखा वहां पर महागठबंधन कितनी बड़ी ताकत बनकर उभरा। ऐसे में क्या आपको यह लग रहा है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव अगर साथ करा दिए जाएं तो वो यूनाइटेड ऑपोजिशन का एक बड़ा जवाब होगा, काट होगा उसकी? समीर भाई, पहली बात तो ये कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ये एक अभी से आज का शिकूफा या फिर आज की बात नहीं है। आपको याद हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये बात आज से 1.5 वर्ष पहले कही थी और ये कहा था कि इस देश में एक साथ कॉरपोरेशन से लेकर के लोकसभा तक के चुनाव होने चाहिए, ताकि देश पर पड़ने वाला खरबों हजार करोड़ रुपए का खर्चा वो बच सके और वो विकास के कार्यों में लग सके। लेकिन इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन फिर 1.5 साल से ठंडे बस्ते में था ना ये आइडिया। राज्यों में आज भी बहुत अब बाईपोल में हार के बाद एक बार फिर ये शिकूफा छोड़ा गया। अभी भी ये थोड़ी कहा गया। समीर भाई, पहली बात तो ये कि सरकारें जो बनी हुई हैं कांग्रेस की या सीपीएम की, कम्युनिस्ट पार्टी वालों की और दलों की बनी हुई है, वो सरकार को कोई भारतीय जनता पार्टी किसी को भंग नहीं करने जा रही है, हटाने नहीं जा रही है। उसका साफ कहना है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को साथ आना पड़ेगा। अगर देश के बारे में सोचती है सभी पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि वैसे विपक्षी दल सोचता नहीं है, अब सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए देश के बारे में सोचती है तो उनको साथ में आना चाहिए। वरना देश को ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल है, आज हालात ये हैं कि देश को ये मुगलिस्तान बनाने पे तुले, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मुगलिस्तान मतलब? समीर भाई, जो आज हालात हैं देश में, जो देश के अंदर आप समझते हैं कि हमारा देश किस स्थिति में, आज मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं। आपको याद हो कि 12वीं शताब्दी में जब मुगलों ने आकर के यहाँ पर कब्जा किया और उसके बाद जिन हिंदुओं को लेकर के उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला, बनाने की कोशिश करी, जो लोग नहीं माने उनकी बहन बेटियों को उठा करके इससे क्या फर्क पड़ता है? मुगलों ने क्या किया ये डिस्कस करने थोड़ी हम आज बैठे हैं। तानों ने भी जब आपने पूछा था तो मेरा जवाब दे दीजिए प्लीज। मेरा निवेदन ये, समीर भाई, मेरा आपने पूछा था, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, बिल्कुल ठीक, बहुत सारी चीजें जब आप अपनी ऑपोजिशन पार्टीज की तुलना हाफिज सईद से कर देते हैं, मेरा निवेदन, जब आप उन्हें माओवादी और ओसामावादी बता देते हैं, तो आप उस डेमोक्रेसी पर प्रहार कर रहे होते हैं। मेरा निवेदन यह है कि आप कम से कम मेरी बात, मैं नहीं कर रहा, इसीलिए तो फिर लगातार मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। होने के लिए 10 से 15 सेकंड दीजिए, इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मेरे बीच में सवाल आने से बात नहीं पहुंच पा रही है, मैं क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर हूं, जब तक मैं बोलता हूं ओवरलैप हो जाता है मेरा। मैं दोबारा से बताता हूं, 15 सेकंड में खत्म करूंगा, इससे ज्यादा लूंगा नहीं। मेरा कहना है कि मुगलों ने 12वीं शताब्दी में आने के बाद जिस प्रकार से देश के अंदर कब्जा किया, धर्मांतर कराया, और जिन महिलाओं ने, बच्चों ने और आदमियों ने धर्मांतर नहीं किया, उनकी बहन बेटियों को उठा करके ले गए और उनसे पैदा होने वाली संतानों से उन्होंने भी धर्मांतर नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो उनसे मैला उठवाया, उनको दलित बना दिया। आज वो दलित और मुस्लिमों को गठजोड़ बनाने की बात कर रहे हैं। आज देश के अंदर क्या करना चाहते हैं? इस देश को बांटना चाहते हैं क्या? आखिर क्यों भाई? अच्छा, आज मैं बार-बार कह रहा हूं कि देश में विकास की बात कोई नहीं करेगा। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मुगलों की एंट्री हुई है, सुरेंद्र बात करना चाहते हैं किस प्रकार की तुष्टीकरण की? आखिर क्यों भाई? ये मुगलों वाला एंगल समझे आप राजपूत साहब? इस तरह से विपक्ष जो है वो मुगलों की भूमिका में है। जी बिल्कुल समझ गया। अगर
अगर हम इस पर जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी बहस डिरेल हो जाएगी। कुछ लोग सनकी हो गए हैं आज की डेट में, कुछ लोगों की आवश्यकता है, इन्हें जादू की झप्पी चाहिए आगरा में, तो हम लोग इनको जादू की झप्पी देंगे, गले मिलेंगे, कहेंगे भगवान आपकी जल्दी सोच ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक हो जाए, और यहां से लेके नीचे से लेके नवीन जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक हम आपकी अच्छी सेहत की प्रार्थना करते हैं, अच्छी मानसिक सेहत की प्रार्थना करते हैं। अब यहां पर समीर भाई 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा जितना आपने नवीन जी को दिया है। पहली चीज तो इन रिकमेंडेशंस की अगर आप कानूनी और तकनीकी पहलुओं की बात कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी बात है, शेष नारायण जी जैसे बड़े और वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं यहां पर, क्या उत्तर प्रदेश एक देश है या राज्य है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है? सिद्धार्थनाथ सिंह केंद्र के मंत्री हैं या राज्य के मंत्री हैं? क्या ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं? क्या केंद्र सरकार ने रिकमेंडेशन मांगी थी? ये बातें अगर प्रधानमंत्री जी कहते तो कुछ समझ में आती। प्रधानमंत्री जी 4 साल से कह रहे थे, उन्होंने उसके बाद फॉलोअप क्या किया? चुनाव आयोग को लिखा, विपक्षी दलों से बात की, जनता में जन सुनवाई के लिए पोर्टल पे डाला, जनता में बहस कराई, क्या किया प्रधानमंत्री ने जुमलेबाजी छोड़ करके? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया जुमला घड़ दिया कि 2 महीने पहले कमेटी बनाई, 2 महीने बाद था, 1.5 साल पहले उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया और अब यूपी ने एक तरह से अपनी रजामंदी दे दी इसको। जी, ये यूपी ने रजामंदी नहीं, उसमें अगर आप 23 पन्नों की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक प्रक्रिया है। इन्होंने ये लिखा है आखिरी में कि जिला पंचायत सदस्य और ग्राम सभा के सदस्य बंद हो जाने चाहिए चुनने। लोकतंत्र में, पंचायती राज लोकतंत्र में कुठाराघात है। सबसे बड़ी रिकमेंडेशन इसकी जो है वो ये है कि ये लोकतंत्र में हिटलर शाही चाहते हैं, ये सिविल डिक्टेटरशिप चाहते हैं, मिलिट्री डिक्टेटरशिप चाहते हैं। इन लोगों ने इस तरीके की जो रिकमेंडेशन अगर आप पढ़ेंगे, इसमें अगर आप रिकमेंडेशन पढ़ेंगे तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव हैं कॉर्पोरेशन के और ग्राम सभा के, ये कब पार्टी लेवल पे हुए हैं? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन नगर निकायों के, आपके जैसे नगर निकायों के और ग्राम सभा के चुनाव नहीं हो सकते। नहीं राजपूत साहब, तो आपको मकसद क्या नजर आया? नवीन भाई, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि चुप रहो। राजपूत साहब, पर्सनल अटैक मत करें प्लीज प्लीज प्लीज। राजपूत साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, तो आपको मंशा क्या नजर आई? इन्होंने जो बात मुगलों वाली कही, मुगलों वाली कही, मैं उससे मैं कह रहा हूं जी। और जो दूसरी आपको मंशा क्या दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में बात की है। अरे मनमोहन सिंह के बारे में बात नहीं हो रही भैया। इनके पास इन रिकमेंडेशन, कैसे आप जिला पंचायत सदस्य खत्म कर देंगे? पंचायती राज कैसे खत्म कर देंगे? ग्राम सभा के मेंबर कैसे खत्म कर देंगे? और एक चीज और, उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है, सारे के सारे इस्तीफा दे दें, सारे के सारे इस्तीफा दे दें, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। ने एक 7 मेंबरों वाली कमेटी गठित की जिस तरह से, और उसकी रिपोर्ट फिर सौंपी गई, और कहीं ना कहीं जो पीएम का जो आइडिया था उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, अपना एक रजामंदी नामा दिया गया, सामने रखा गया। क्या यह गलत था? ये तो रजामंदी नामे के लिए पूछा किसने था उनसे? वो ये जो सुरेंद्र राजपूत हैं, ये बहुत ही बेकार आदमी हैं। ये उनको योगी जी के लिए मुसीबत बढ़ाना चाहते हैं। योगी बेचारे अभी 4 इलेक्शन बुरी तरह से हारे हैं, तो वो इस तरह की बात करके डाइवर्जन करना चाह रहे हैं। और यहाँ आपने सुरेंद्र राजपूत को लाके बैठा दिया, ये उनकी पोल खोलने पे आमादा है। ये कोई तरीका है डेमोक्रेसी में? उनको अपनी बात कहने का हक है सुरेंद्र, उनको कहने दो। बेचारे को नहीं पता लगा कि वो अब चारों तरफ चर्चा उनको हटाने की चल रही है। यही सब करके पार्टी की तो जमानत खेल बनाएंगे। बहरहाल और सीरियस नोट, बात कर रही है वो पार्टी करी 19 उत्तर प्रदेश में। नहीं वो ठीक है, तभी तो
ही हैज नथिंग टू लूज, ये तो अपना खेल कर रहे हैं ना, ये तो उनकी ऐसी, उनको परेशान करना चाहते हैं। बहरहाल सन 52 और सन 57 और सन 62 के चुनाव इस देश में एक साथ हुए थे, और ये जो इन्होंने शगुफा नया पंचायतों वाला छोड़ा है, जो इन पर आरोप लगता है कि संविधान को तबाह करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये वही मानसिकता है। 73वां और 74वां संशोधन पंचायतों के इलेक्शन करता है, उसमें बाकायदा संविधान का हिस्सा है वो, और संविधान में विधानसभा को भंग करने का, लोकसभा को भंग करने का सारे प्रोविजंस हैं उसमें, और ये कितना माने कॉन्स्टिट्यूशन का जो इथॉस है उसको ये खत्म करके 5-6 तो अमेंडमेंट करेंगे ये, कि इसका मतलब ये है कि विधानसभाएं भंग नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर आप इलेक्शन के 5-7 करना है तो सबको साथ लेने के लिए, तो अगर आपकी विधानसभा इररिलेवेंट हो गई है, वो एंटी पीपुल हो गई है, और उसमें वो संभाल नहीं पा रही है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, फिर भी उसको गवर्नर डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो ये सारी चीजें इसमें बिल्डअप हैं। तो जो बुनियादी बात थी कि ये संविधान में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात आरएसएस आज 50 साल से कर रहा है, तो मुझे लगता है ये इसी करना चाहते हैं। और जहां तक जोगी जी महाराज का सवाल है, उनकी बात को प्लीज गंभीरता से मत लीजिए, उनके ऊपर तो सुखद मुसीबत आई हुई है, और वो उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो जैसे इमरजेंसी में याद नहीं है कि मुख्यमंत्री लोग जाके वहां दरबार में कहते थे कि साहब हम तो आपके साथ हैं, तो ये योगी जी की बात वैसे ही है प्रधान। लेकिन एक दूसरी बात भी है, एक बड़ा दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी को कई बार लोगों ने समझाया कि जब वो सरकार में थे तो विपक्ष की भूमिका को वो कहते थे नहीं, विपक्ष की भूमिका कुछ नहीं होनी चाहिए लोकपाल के चुनाव में और उसमें लोगों ने समझाया कि बाबू आप तो विपक्ष में आने वाले हैं 6 महीने बाद, काहे को इसको नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन नहीं माने। अगर वही उन्होंने विपक्ष की भूमिका स्वीकार कर ली होती तो आज बड़ी भूमिका होती। तो कुल मिला के ये मोदी को, इनके दिमाग में बीजेपी को ये उम्मीद है कि मोदी के नाम पे पूरे देश में चुनाव जीत लेंगे, और अगर कहीं ऐसा हुआ कि मोदी के नाम पे चुनाव हारने की नौबत आ गई है तो जहां जीतने की उम्मीद होगी वो भी जाएगा। तो इसलिए न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम के मुकाम न पहुंचे। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल जैदी साहब, यही मेरा एक सवाल था कि क्या सबका साथ बना था मोदी को दे पाएगा मात, कोशिश न करें। और उसमें जब ये देखा जाता है कि भाई सबका साथ जो है वो थोड़ा सा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, तो ब्रांड मोदी को आगे करने का एक जरिया भी हो सकता है ये वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि तब मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं देखिए, और ब्रांड मोदी की टक्कर में कोई बड़ा नेता आपके पास तो है नहीं, महागठबंधन के पास नहीं। अभी से बीजेपी की हताशा और निराशा नजर आ रही है, और बीजेपी के वक्ता का इतिहास ज्ञान भी बहुत ज्यादा है। इतिहास ज्ञान इतना है कि कम से कम आज बीजेपी के नेता को माफी मांग लेनी चाहिए, वरना ये दलितों के अपमान किया इन्होंने। दलितों को मुगलों की नाजायज औलाद बता दिया इन्होंने। जो दलितों का अपमान है पूरे संप्रदाय का अपमान है, और ये इसे माफी मांग लेनी चाहिए, वरना कि ये सीरियस मैटर है। दूसरे, ये किसानों को माओवादी बता देते हैं या किसानों को ये ओसामा बिन लादेन की वो बता देते हैं। किसानों को या विपक्ष को? अपोजिशन को। अपोजिशन को तो आप के जो तमाम नेता हैं वो ओसामावादी माओवादी बता देते हैं। किसान आंदोलन के बारे में बताया ना, किसानों को बता दिया, किसान आंदोलन के जो नेता हैं उन्हें इन्होंने बताया कि ये माओवादी या ओसामा बिन लादेनवादी है जो, और इन्होंने आज पूरे विपक्ष को ये बता दिया कि हिंदुस्तान को मुगलिस्तान बनाना चाहते हैं, और दलितों को मुगलों की नाजायज औलाद बताया। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि इनका इतिहास ज्ञान इतना है, या तो ये आज माफी मांग ले, वरना बीजेपी बताए क्या उसका भी इतिहास ज्ञान यही है। दूसरे, ये जो कह रहे हैं ना एक साथ एक वन नेशन वन इलेक्शन, ये संविधान की आत्मा के विपरीत है। संविधान की आत्मा के विपरीत है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर नीतियों पे नहीं, एक नेता के आधार पे, जो अमेरिका के अंदर जैसे उसके ऊपर। हमारे यहाँ नीतियां ज्यादा हैं, देश बड़ा या नेता बड़ा। हम कहते हैं देश बड़ा, ये कहते हैं नहीं नहीं नेता बड़ा। नेता बड़ा हुआ था 1975 में हिंदुस्तान के अंदर, एक क्या हशर हुआ था, इमरजेंसी का सामना किया पूरे देश के अंदर। आज फिर वो नेता बड़ा होना चाह रहा है। हम कहते हैं देश बड़ा है, नीतियां। तो अगला चुनाव जो होगा 2019 का, वो देश बनाम नेता होगा, नीति बनाम नेता होगा, जिससे बीजेपी बौखला गई है। इसलिए इस तरह का ये इतिहास ज्ञान देश को बांट रहे। ठीक है, निखिल मंडल साहब, आप इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं क्या? क्योंकि एक दलील लगातार यह भी दी जाती है वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे
कि भाई अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो जनता के हाथ में जो बड़ी पावर रहती है, जो बड़ी शक्ति रहती है कि भाई अगर केंद्र सरकार गलत काम कर रही है और उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है तो कम से कम उस पार्टी को विधानसभा में लोग हरा सकते हैं, फिर वो अधिकार छिन जाता है अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है। तो क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं, इस आइडिया को? नहीं, चलिए बहुत हद तक आपकी अगर ये पॉइंट को देखा जाए तो बहुत हद तक मान भी लिया जाए, लेकिन इसको एक पॉइंट को लेते हुए आप वन नेशन वन इलेक्शन को खारिज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जिसके तहत अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो बहुत सी चीजें उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है जो हमें देखना भी चाहिए। और ये वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कोई नई नहीं है, पहले भी अगर 1952, 57, 62, 67 में पहले ये चुनाव इस तरह से हुआ करते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहां ब्रेक हुआ और उसके बाद लगातार और ये कोई नई बात नहीं है। जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी अगर कह रहे हैं तो ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी मुझे याद है 1983 में चुनाव आयोग ने कहा था कि फिर से बाईपोल में लगातार हार हुई है। नया बस ये है कि ग्रैंड अलायंस जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी काट आप लोग ढूंढ रहे हैं। नया बस इतना सा है समीर भाई, ऐसा है ना कि बाईपोल की अगर बात करें तो ठीक है, जहां हम हारे हैं तो हार स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात स्पष्ट है कि बाईपोल में कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं चयनित होता है और उसके आधार पर आप बहुत आसानी से आप मर्ज कर जाते हैं, दो पार्टी आराम से मर्ज कर जाती है। जहां तक मैं खुद ही कुछ दिन पहले की बात बता दूं, जहां तक राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं, तो बाकी सहयोगी दल से जब पूछा गया तो सबने चुप्पी साध ली। कोई भी ये स्पष्ट दिखता है कि जो महागठबंधन जो ये लोग कहते हैं, ये लोग खुद ही तैयार नहीं है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने को। तो ये स्पष्ट है जब ये 19 की बात होगी और प्रधानमंत्री की बात होगी तो सारे के सारे पक्ष। लोक जनशक्ति पार्टी के अरविंद वाजपेयी साहब भी स्टूडियो में आ चुके हैं, लेकिन ब्रेक मुझे लेना होगा पहले। सर आपकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर और इस बहस को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। क्या सबका साथ दे पाएगा मोदी को मात, यह हमारा आज का मुद्दा, कहीं ना जाइएगा। क्या सबका साथ दे पाएगा मोदी को मात, ये हमारा आज का सवाल। अरविंद वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, वो हमारे साथ डिबेट में शामिल हो चुके हैं। वाजपेयी साहब, बिहार में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, इस वक्त एक बड़ी पसोपेश की स्थिति, पसोपेश के हालात हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से जेडीयू अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में देख रही है, जेडीयू की तरफ से बार बार यह पोस्टरिंग की जा रही है कि भाई नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए का चेहरा होंगे, लेकिन सीटों पर मामला फंसा हुआ है। आरएलएसपी भी कहीं ना कहीं आंखें तरेर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी भी। कैसे ये कहीं दरार की नौबत तो नहीं आ जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एनडीए के सारे घटक दल बिल्कुल इंटैक्ट हैं, सिर्फ चंद्रबाबू नायडू छोड़ के गए थे, उनकी अपनी रीजनिंग है। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू जितने कद के नेता हैं उतने नीतीश कुमार हमारे पाले में आ गए थे, ये बिल्कुल सत्य फैक्ट है। शिवसेना भी तो छिटक गई। शिवसेना कहाँ छिटक गई? शिवसेना बोलती है लेकिन कभी नहीं गई, अभी भी सत्ता में साथ है महाराष्ट्र में और सेंटर में भी साथ रहेगी, उसके भी आप टेक इट ग्रांटेड। नहीं तो वो कोऑर्डिनेशन आप शुरू हुआ है ना, एनडीए में जिस कोऑर्डिनेशन की कमी का रोना रो रहे थे सहयोगी दल, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही, तो उससे इनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और जहां तक सीट का सवाल है, वो भी बड़े आराम से बैठ के हो जाएगा। उसमें बड़ा तय है कि बीजेपी बड़ा भाई है या नीतीश बड़े भाई है या हम बड़े भाई हैं, ये सब चीजें जब नहीं तो आपके हिसाब से नीतीश हैं बड़े भाई? नहीं, नीतीश, वो तो सुशील मोदी ने खुद ही कहा कि भाई 40 में से 22 सीटें तो बीजेपी जीती थी 2014 में, कल स्टेटमेंट दी है, और जेडीयू के खाते में आई थी 2 सीटें। सुशील मोदी ने कल स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, हमारे बड़े, उनके ज्यादा नंबर हैं इसलिए वो बड़े भाई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी है और मुख्यमंत्री का सवाल आएगा तो अपना नीतीश कुमार जी हैं। तो सीटों की इनको हमारी खटपट से या जो लग रहा है लोगों की खटपट है जबकि है नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको अपना घर देखना चाहिए। इनकी तो अभी कोई अलायंस की बात ही नहीं है। सीट एडजस्टमेंट जरूर की है इन्होंने बाई इलेक्शन में, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली मायावती का बयान आ जाता है कि अगर रिस्पेक्टेबल नहीं मिलेंगी तो भाई हम नहीं करेंगे। ये हर जगह प्रॉब्लम है। एनडीए के सारे जितने घटक दल हैं इस समय ब्लैकमेलिंग की स्थिति में, नहीं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सीटों की ब्लैकमेलिंग ना, जैसे नीतीश कुमार कह रहे थे 25 सीटें हमें मिलनी चाहिए, वो इतिहास बता रहे हैं। एक साल है अभी इलेक्शन, एक साल पूरा पड़ा हुआ है इलेक्शन को, वो ये बता रहे हैं कि जब बीजेपी का अलायंस में था हमारे साथ तो हमको इतनी मिली थी, बीजेपी को इतनी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई। हमने लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा है,
हमारे 7 में से 6 एमपी जीते थे, तो 99% रिजल्ट तो हमारा है। तो जब ये बातें होंगी बैठ के वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए और ये लोग भी निश्चिंत रहे। नहीं 2 मिले, 10 मिले, 5 मिले, 25 मिले, वो हम आपस में बैठ के सीनियर लीडर जो है वो तय कर लेंगे। वो चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय इनके लिए है। क्या इनके लिए चिंता का विषय है कि ये क्या एजेंडा देंगे मोदी के खिलाफ? निखिल मंडल साहब देंगे, मोदी क्या एजेंडा देंगे? कौन सा लीडर एजेंडा देंगे? किसानों को माओवादी बताएंगे? अच्छा, एक मिनट, ओसामा बिन लादेन बताएंगे? माओवादी तो आप दलितों को, नक्सलियों के आंदोलन को आप सपोर्ट करते थे, नहीं बताएंगे ना? माओवादी कहां से मुझे बताइए, माओवादी निकले कहां से? ये बताइए आप, आपके बीच में से ही निकल के गए। बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा कि दलित मुगलों की नाजायज औलादें। आप सहमत है? बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने बैठे अभी कहा, इसी चैनल पे कहा। हम कह रहे हैं ना, आप सहमत हैं? मैं तो खुद आप सहमत हैं? ये सारे जवाब देने पड़ेंगे। ऐसा है, सारे जवाब दे रहे हैं। और आज ही सुप्रीम कोर्ट में आज एक खुशखबरी सुन लो, सुप्रीम कोर्ट में SC ST की जो प्रमोशन में रिजर्वेशन होता था, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरम ऑर्डर देकर सरकार को कह दिया है कि आप प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये सरकार पूरी तरीके से चिंतित है। ठीक है, नवीन जैदी भाई का जवाब देना चाह रहे हैं बहुत देर से। नवीन आप पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद में फिर निखिल के पास जाता हूं, क्योंकि ये बात बार बार, और इससे बड़े ऑपोजिशन के लीडर जो है ना, वो इससे बड़े नाराज हैं। जिस तरह से आपने हाफिज सईद से उनकी तुलना कर दी, उनको माओवादी ओसामावादी बता दिया, ऐसे लड़ेंगे आप क्या? यूनाइटेड ऑपोजिशन से ऐसे लड़ेंगे? माओवादी सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। समीर भाई, जैदी साहब जैसे माओवादी नेता यहां बैठ करके जनता को भड़का रहे आपके चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पे। मैंने कहा मुगलों ने जो जिन हिंदुओं को धर्म परिवर्तन पर उनसे मेला ठुआ करके उनको दलित बना दिया। ये बात कर रहे हैं बार बार की नाजायज संतान है। अरे ये इस देश की नाजायज औलाद है जो आपके चैनल पर बैठे हैं। ये माओवादी किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आप देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। रमजान के महीने में झूठ बोलते हैं। आपने दलितों का अपमान किया है, आपने पूरे दलितों को मुगलों की नाजायज औलाद बताया है, किसानों को माओवादी। मैंने कहा मुसलमानों ने, जिन्होंने हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, उनसे मेला ठुआया, उनको दलित बना दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप कह रहे हैं कि नाजायज औलाद है। अरे इस देश के अंदर आप जैसे नाजायज लोग हैं, जिसके कारण देश को आज विघटनकारी ताकतों से जूझना पड़ रहा है। आप जैसे लोग हैं और कोई नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप राष्ट्रीय चैनल में आप 3 में ना 13 में आप और कांग्रेस दोनों हर पार्टी का यहाँ आकर नागरिक का सम्मान, एक आदमी आपके साथ नहीं, आपकी कोई अपनी। अच्छा नवीन, आपको शर्म नहीं आती है? माफी मांग लो देश से। अच्छा एक मिनट नवीन, पर्सनल हम ना हो, अगर मैं आपको फिर बताता हूं, आपको हाफिज सईद से देश के ऑपोजिशन की तुलना करना सही लगता है? उठवाने का काम किया वो मुगल थे और उन्होंने उनको दलित बनाया। इसके जिम्मेदार ये जैदी लोग हैं और कोई नहीं है। आपने कुछ और कहा है, नहीं तो मुगलों के अत्याचार का बदला लेने के लिए आप लोगों ने जन्म लिया है क्या? नहीं, वो इतिहास बता रहे हैं। नवीन जी इतिहास बता रहे हैं। तो आज दलितों का मान सम्मान जितना इस गवर्नमेंट ने दिया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। कोई हिंदू नहीं बोलेगा। ये बात सही है। समीर भाई, ये कहा है कि जो महिलाओं को अपने हाथ में रखने वाला मुगल कौन था? आपके सामने बयान दे रहे हैं। बयान नहीं दिया, उससे पहले निकाल लो आप। ठीक है। मुझे ये बताइए सुरेंद्र राजपूत साहब, एक एनालिसिस ये भी आई कि भाई 2014 में बीजेपी के खाते में 73 सीटें गई थी, एसपी कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी, बीएसपी तो 0 हो ही गई थी। और 2019 में जिस तरह से अब सारी पार्टियां एक साथ होकर बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारने जा रही हैं, उससे अगर उतने ही वोट उन पार्टियों को मिलते हैं तो सबको जोड़कर देखा यह जा रहा था कि बीजेपी के खाते में सिर्फ 20 सीटें रह जाएंगी और ग्रैंड अलायंस के पास 70 सीटें चली जाएंगी। आपको लगता है कहीं ना कहीं इस एनालिसिस के सामने आने के बाद और इस खतरे को भांपते हुए इस तरह के आइडिया को फ्लोट किया गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन? समीर भाई देखिए,
देखिए, फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है और भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, पलटना चाहती है, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। जो असलियत का विषय, उस पर आप नहीं आ रहे। मेरी आपसे एक निवेदन है, आप समझिए मेरी बात को। गांव का इलेक्शन और नगर निकाय का इलेक्शन जो होता है, जो इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया आखिरी पन्ने पर, आखिरी रिकमेंडेशन पे, जिस पर इन्होंने 30 दिन में 21 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें इन्होंने ये कहा है, अरे परेशान मत हो नवीन, पहले बात तो सुन लो भाई। ठीक है, गांव के पंचायत सदस्य को खत्म करो, और इन्होंने कहा है कि नगर निकाय के सदस्य को खत्म करो। इन्होंने जितनी ये बातें कही है ना, ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, और लोकतंत्र में हिटलरशाही का ये नमूना है। ये उत्तर प्रदेश से इन्होंने शुरू किया है और वो आदित्यनाथ योगी की वजह से शुरू हुआ है, और आदित्यनाथ योगी को इन्होंने शिखंडी के रूप में आगे रखा है। पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरीके से आप आखिरी रिकमेंडेशन पढ़ लो नवीन, पढ़ के आया करो। आप क्राइम के अच्छे बड़े पढ़े लिखे रिपोर्टर हो, तो कम से कम कभी कभी पढ़ भी लिया करो इन सब चीजों को भी भाई, हम लोगों को भी, हम भी समझ लें आपसे। अब यहां पर ये जो प्रश्न उठ रहे हैं कि लोकतांत्रिक ढांचे को ही खत्म करने की जब आप बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप चुनाव से हार का डर है, आप चुनाव में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में जाना ही नहीं चाहते। ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी से डरे हुए लोग हैं, सब खत्म कर रहे हैं। अरे आप खत्म कर रहे हो, आपको भाई आप खत्म कर रहे हो सर, आप खत्म कर रहे हो। योगी के कंधे पे बंदूक रख के आप चला रहे हो। योगी जी बेचारे सीधे साधे आदमी, उनका आज जन्मदिन है और उसके जन्मदिन को आप बधाई भी नहीं दे रहे हो। आपको उसके आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे नवीन जी, आप चिल्ला क्यों रहे हो? और दूसरा, आपके पास क्या प्रमाण है कि देश एक मुगलिस्तान बन रहा है? किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो आप इस सम्मानित चैनल पर बैठ करके? भारतीय जनता पार्टी का अगर ये आधिकारिक वक्तव्य है, भारतीय जनता पार्टी का अगर ये देश के लिए आधिकारिक वक्तव्य है, तो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह से मैं पूछता हूं, क्या ये देश मुगलिस्तान बन रहा है? क्या ये देश मुगलिस्तान की ओर जा रहा है? क्या हम लोग मुगल हैं या मुगलिस्तान है या देशद्रोही है? कैसी भाषा का इस्तेमाल सर, आप लोगों ने अपनी बातें कह ली, आप सुन लीजिए। शेष नारायण सिंह को सुन लीजिए थोड़ा सा। शेष नारायण जी, शरद पवार साहब का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। शरद पवार साहब कह रहे हैं कि 1977 जैसे हालात हो गए जब विपक्षी दलों ने गठबंधन किया था और इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब विपक्ष को एक मंच पर आ जाना चाहिए और सूत्रधार बनने के लिए मैं तैयार हूं। इस बयान का क्या मतलब है सर, कि सूत्रधार बनने के लिए मैं तैयार हूं, मैं आगे रहूंगा? जब विपक्ष नहीं वो खामखा है उसमें। विपक्ष जब जनता तय करती है 77 जिसकी बात कर रहे हैं, उस वक्त तो कांग्रेस के बड़े भारी लठैत हुआ करते थे शरद पवार, और इंदिरा गांधी के भक्त थे वो, तो उनको ये सब कहने का बिल्कुल बेकार की बात करते हैं, लूज टॉक है। असली खेल ये है कि जब जनता तय करती है, 77 के चुनाव में हम इसी दिल्ली में रहते थे और तमाम बड़े बड़े सूरमा जो बाद में बड़े भारी नेता बने, मीसा के फाइटर, वो सब माफीनामा लिए टहल रहे थे। ये सतपाल मलिक जो बिहार के गवर्नर हैं, चौचरण सिंह को माफी दिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो वो सब छोड़िए, वो सब बड़े सूरमा नहीं थे। जनता ने तय कर लिया था कि इंदिरा गांधी की हुकूमत को खत्म करना है, और ये लोग तो जेलों से आए थे, और ये हमारे जो उस वक्त के हमारे हीरोज थे, ये नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब हीरोज थे। ये सब जेल से जब निकल के आए थे, शरद यादव, तो लोग इनके पीछे चलते थे। और बाबू जगजीवन राम ने बगावत की थी कांग्रेस से, और पूरे देश ने तय कर लिया था कि अब इनकी इंदिरा गांधी की हुकूमत को खत्म कर रहा है। तो 1903 जो पिछले चुनाव हुए हैं, अब अरविंद वाजपेयी इस बात का बुरा मानेंगे, हालांकि 6 महीने बाद बुरा मानना बंद कर देंगे, कि ये जो चुनाव हुए हैं, इससे लगने लगा है कि जनता ने तय कर लिया है कि दिल्ली की जो हुकूमत है उससे वो नाराज नहीं है। तो ये संभावना बन सकती है, अगर, क्योंकि जो डिलीवरी के प्रोसेसेस हैं ज्यादा महाराष्ट्र यहाँ पे जहां भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि एक चुनाव 1978 में हुआ था वहां पे
आजमगढ़ में और एक चिकमगलूर में चुनाव हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी जीती थी, हम हुसैना किदवई जीती थी। और इन दिन 2 उपचुनावों ने एजेंडा सेट कर दिया था। ये जो अमीर जैदी साहब मुस्कुरा रहे हैं, इनकी पार्टी इंदिरा गांधी की जय जयकार कर रही थी, इसलिए मैं इनको याद दिला देता हूँ। तो लुब्बो लुभाव ये है कि अगर जनता तय कर लेगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। और अगर जनता मोदी जी के खिलाफ तय कर लेगी, जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ तय किया था, तो इनके हाथ में अगर ये इकट्ठा चुनाव कराने के रिस्क ले लेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को संविधान बहुत मुश्किल से बना है और संविधान में आजादी की लड़ाई का निचोड़ रखा हुआ है। और जो 73वां सुरेंद्र जो भी बता रहे थे, सुरेंद्र राजपूत साहब, कि साहब ये 73वें और 74वें संशोधन को ही खत्म कर देना चाहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी खत्म कर देंगे, गांव सभा खत्म कर देंगे। अरे गांधी पंचायती राज के सबसे बड़े पैरोकार थे और उसी को उसमें शामिल किया गया है संविधान के संशोधन में। और उस सब को इतने दिन जो इवॉल्व हुआ है उसको एक झटके में, इस उम्मीद में कि पूरा देश मोदी के साथ है। मेरी सलाह बीजेपी वालों को यह है कि 2019 में टेस्ट कर लें कि देश मोदी के साथ है कि नहीं, क्योंकि पता लगा कि न इधर के रहे न उधर के रहे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मोदी के खिलाफ माहौल जैसा कि शरद पवार कह रहे हैं बन रहा है, तो ये तो फिर उस चक्कर में 7 चुनाव करने के चक्कर मोदी के नाम पे करेंगे तो हर जगह खत्म हो जाएंगे। इसलिए इन लोगों को जो संविधान है, अच्छा अगर ये उसको कहते हैं कि नहीं हम साहब एक साथ करेंगे, तो जो विधानसभाएं नाकारा हो जाएंगी उनका क्या करेंगे? तो संविधान में कितने 7-8 संशोधन करने के बाद, और ये तो 73वां 74वां भी खत्म करने जा रहे हैं, तो क्या करना चाह रहे हैं? इनके पास इतनी अर्जेंसी क्या है? भाई आपके पास 2/3 स्टेट्स आ गए हैं, आप जो चाहेंगे पास करवा लेंगे। बिल्कुल सही बात, तो आप संविधान को खारिज कर दीजिए। तो पाकिस्तान ने बेवकूफी की थी और आज जो हम भोग रहे हैं आप दुनिया देख रहे हैं। सहयोगियों में दरार पड़ सकती है, एनडीए के कुनबे में दरार पड़ सकती है। ये जब आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भाई हम अलग थलग महसूस कर रहे हैं एनडीए में रहकर, क्या आपको लगता है 7 तारीख को एनडीए की जो बैठक होने वाली है बिहार में, उसके बाद हालात कुछ बदलेंगे, या फिर वो जो कोऑर्डिनेशन जिसकी कमी का रोना रोया जा रहा था, वो कोऑर्डिनेशन कुछ शुरू हुआ है दिखना 4 साल बाद ही सही? हालांकि आप तो बाद में देखिए, जब एनडीए की बात, जी बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं कि एनडीए जो 4 साल जो पूरा होने जा रहा है, तो हम तो बहुत बाद के पार्टनर बने हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब एनडीए है तो उसकी बैठक होनी चाहिए। जो सारे सहयोगी दल हैं उनकी क्या खामियां हैं, क्या वो कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, उस पर बैठक होनी चाहिए। और ये स्वागत योग्य है कि 7 तारीख को बैठक है, और उस बैठक में मुझे लगता है जो भी इंटरनल मैटर्स हैं जो आपस में हम मिलजुल करके बैठेंगे तो जरूर वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो एक कंट्रोवर्सी जो आगे दिख रहा है जो बड़े भाई छोटे भाई की, तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। हमने ये कहा कि बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में है, जिस तरह देश में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। इसमें इस सच्चाई को कोई दरकिनार भी नहीं कर सकता है। ये सच्चाई है, हम यहाँ बड़े पार्टी के तौर पे हैं, बड़े भाई की भूमिका में है, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से हम बड़े भाई की भूमिका में। और ये बीजेपी भी एडमिट कर रही है, एनडीए के तमाम अलायंस पार्टनर भी एडमिट कर रहे हैं, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जो अलग थलग पड़ने वाली बात कहना, स्टेटमेंट आना, पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनको रोल बैक किया जाए, ये स्टेटमेंट आना, और ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं ये माना जाए ना कि भाई सीटों के लिए ये एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है, ताकि आपको ज्यादा सीटें मिले। अगर पेट्रोल और डीजल को नहीं, समीर भाई, अगर पेट्रोल डीजल से सही में अगर पूरा भारत त्रस्त हो रहा है, अगर दाम बढ़े जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की बात कर रही है, अगर आप उसे पॉलिटिकली यूज कर लें कि भाई हम सीटों के बंटवारे के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसे मैं इनकार करता हूं। पेट्रोल एक सही में एक बड़ा मुद्दा है और भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन के आया है, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो लगभग सारी चीज के दाम बढ़ते हैं। तो इसे कंट्रोल करने की बात अगर कोई करता है तो मुझे लगता है भारत के हित में, देश के हित में, देश के तमाम किसान के हित में कर रहा है। नहीं, बड़ी बात इसमें यह है ना कि बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ आपने बोलना शुरू किया। कांग्रेस की पॉलिसीज के खिलाफ यूपीए में रहते हुए जब आपने बोला तो जैदी साहब हमने देखा कि उसका हश्र क्या हुआ, इसलिए फिर ये सवाल उठते हैं ना। देखिए, शेष नारायण जी ने एक टिप्पणी हमारे ऊपर की, उस स्थिति में आज वाजपेयी साहब और निखिल मंडल जी हैं, हम उस स्थिति से बाहर हैं। वो हमने गुनाह किया था, उसकी हमने माफी भी मांग ली थी देश से। लेकिन ये मसला ये है कि नोटबंदी को घातक बता देना, पेट्रोल के दाम बता देना, तो निखिल मंडल ये कहें जो क्या 2 सीटें जो इन्हें जीती हैं वो लोकसभा चुनाव में इनके हिस्से में वो 2 ही आएंगी, क्योंकि रामविलास पासवान को तो 6 ही मिलनी है।
और बीजेपी को जितने सिटिंग एमएलए उतने ही मिलने हैं। तो स्थिति तो सांप के मुंह में छछूंदर आपको ही पता चलेगा, ना खुदाई मिला ना विशाले सनम। अब ये तो आपका इंटरनल मैटर है और एनडीए विल डिसाइड। अब सुन लीजिए, आपका इंटरनल मैटर है तो इंटरनली हल कीजिए ना, आप प्रेस में आके क्यों कहते हो? अब दूसरे ये बार बार नेता की बात कर रहे हैं, आप बार बार नीतियों की बात कर रहे हैं। अगर नीतियों की बात करें, नीतियों से घबरा गए, नेता पे बात करना चाहते हैं, नेता पे बात करने तो मोदी जी को क्या लेके जाएंगे? कोई 4 काम बता दे मोदी जी के, वो आदर्श ग्राम योजना 4 कहां गए, 4 गांव बता दे पूरे देश के अंदर, वो 4 मेट्रो सिटी बता दे जिन्हें आदर्श बना दिया हो, वो 4 दिन बता दे जिन्हें दलितों के और मुसलमानों पे अत्याचार न किए हो। अरे एक नई घटना बताता हूँ, बंगाल के अंदर एक दलित कार्यकर्ता को खुद मार के पेड़ पे लटकाने का काम बीजेपी ने किया है, ये पूरा देश जानता है। एजेंसी की रिपोर्ट आ गई आपके पास, एजेंसी की रिपोर्ट है, 10 बजरंगी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए। समीर भाई देखिए, अभी ये शरद पवार जी का जो बयान आता है, ये क्या बयान है? ये सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हाँ, सूत्रधार राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, भूमिका निभा सकते हैं। सूत्रधार का मतलब क्या है? डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो पहले ही आपस में लड़के तो सही हो जाएं। हमारी चिंता कर रहे हैं, हमारी कोई बिल्कुल चिंता न करिए। और तीसरी बात ये है कि मोदी जी की जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है हर सेक्टर में, आप देखिए हर मंत्री 25 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत हो रही है, लोग कह रहे हैं बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। आप कैसे कह सकते हैं? किसानों जो पैसा देखिए, जो माओवादी बताओगे, ये छोड़िए ना, इसको आप डाइवर्ट कर रहे हो। डेवलपमेंट ही एजेंडा रहेगा, चाहे वो किसानों की बात है, किसानों का आंदोलन। क्या हो रहा है? कोई किसान जिसके पास एक पशु है या 2 पशु, कभी अपना दूध सड़क पर फेंकेगा? कभी नहीं फेंकेगा। ये सब इंस्टिगेटेड प्रोपेगेटेड आंदोलन करे जा रहे हैं, और किसके द्वारा? इन्हीं लोगों के द्वारा, क्योंकि ये सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। और ये चलने वाला नहीं है ना, इनके पास लीडर है। 8,000 रुपए किए, किसान पैसा लेके जाएगा, 2.5 महीने का ड्यू था टोटल, 2.5 महीने से पहले का सारा क्लियर किया है, किसानों की माफी की है, पूरे डाटा है। और 3 दिन 4 दिन पहले एहसान किया है क्या तुमने? हम कब कह रहे हैं एहसान किया तुमने? किसान पे पेमेंट, किसान जाता है कि मिल लग जाता है तो कहां ले जाएगा? लोग पैसे देखिए, किसानों का पैसा आप जमा नहीं बैठ गया, जितना था किसानों को आप नस्लवादी बताते हो, किसान के लिए बताते हो, लेके आए, किसान के लिए सॉइल कार्ड लेके आए, किसान की आमदनी। अच्छा राजपूत साहब एक बहुत छोटे से में 10-20 सेकंड में ये जवाब दे दीजिए कि थोड़े दिनों पहले पीएल पुनिया साहब ने जो बयान दिया था, क्या उसके लिए अब आप लोग सब लोग तैयार हो गए हर जगह? क्या यह पॉसिबल है कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हो वहां पर सारे विपक्षी दल मिलकर एक कैंडिडेट खड़ा करें? समीर भाई, जो चुनावों की परिस्थितियां चल रही हैं, जनता मुखालफत कर रही है, जनता के नेतृत्व में कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दल खड़े हैं और जनता भाजपा को चुनाव हरा रही है, आगे भी चुनाव हराएगी। और आज जो इन्होंने मुगलिस्तान वाला जो एक स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ये आपके चैनल से एक बहुत बड़ी आवाज के रूप में जाएगा। दलित और मुस्लिम ये दोनों ही लोग बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को कि दलित नाजायज औलाद है मुगलों की, और मुगलिस्तान हम लोग बनाना चाहते हैं। नवीन जवाब दीजिए जल्दी से, वक्त खत्म हो जाएगा। या कौन मुगलिस्तान पर गिर गया? ये सारी की सारी जनता जरूर तय करेगी। और इस जनता ने जिस तरीके से आपने गाली दी है दलितों को और जनता जिस तरीके से, मुझे तो रामविलास पार्टी के प्रवक्ता पर शर्म आ रही है और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता पर शर्म आ रही है कि ये लोग बोल नहीं रहे हैं भाई दलितों का नेता रामविलास पासवान मुगलों की नाजायज औलाद है, और उसके बाद ये दलितों को करते रहे। दलितों के लिए अगर किसी ने काम किया तो सरकार ने किया है। अच्छा नवीन, इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। एक मिनट आप अपना गिरबान झाड़ के देखिए। आप सारे लोग ना बोले। नवीन आपकी कमेंट जल्दी से। नक्सलवादी आतंकवादी उग्रवादियों का समर्थन करते हैं, ये आपकी स्थिति है। हाँ, इसलिए आप ओपोजिशन को कहेंगे नक्सलवादी, माओवादी कहेंगे, हाफिज से तुलना करेंगे।
ओसामावादी बताएंगे। समीर भाई, आज हालत क्या है, क्या बात करते हैं? आज करके आज केरल में वंदे वाले लोग क्या कर रहे हैं? ये नक्सलवाद से कम क्यों खेल रहे हैं? लाल झंडा निकाल के लोगों की हत्या कर रहे हैं, और वाजपेयी जी लोगों की हत्या हो रही है। किसी ने नहीं कहा ये, किस लोगों की किसी ने नहीं कहा मुगलों की औलाद यानी अरे पूरा इतिहास अभी मैंने पूरा इतिहास बताया, पूरा इतिहास बताया है। ठीक है, यूनाइटेड ऑपोजिशन पर जो बीजेपी के तेवर हैं, बीजेपी वो यही रहने वाले हैं, ये बात तो क्लियर है, पेट पे लटकाएंगे, ये बात क्लियर है, जोरदार होने वाली है और यूनाइटेड ऑपोजिशन पर बीजेपी के तेवर यही रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।